आज की कहानी है दिल्ली से विशाल और सुरभि की। दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों काफ़ी खुश थे। दोनों की शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन रात को अचानक से सुरभि जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने विशाल को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया। वो दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई और घर में इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगी। वो बस यही बोले जा रही थी कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। विशाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तब ये सारी आवाज़ें सुनकर विशाल के मम्मी पापा भी बाहर आ गए। जब उन्होंने सुरभि की इस ऐसी हालत देखी तो वो लोग भी डर गए। उधर सुरभि एक कोने पर जमीन पर बैठ गई और दीवार की तरफ मुंह करके अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगी। उसको देखकर लग रहा था जैसे वह पागल हो चुकी है। विशाल की मम्मी ने जब ध्यान से सुना तो सुरभि धीरे धीरे बोल रही थी, मुझे उसके पास जाने दो, मुझे उसके पास जाने दो। विशाल की मम्मी को लगा कि उसके ऊपर कोई ऊपरी हवा आ गई है, तो वो झट से अपने घर के मंदिर में गई और वहाँ से गंगा जल लाकर उसके ऊपर डाल दिया। सुरभि के ऊपर पानी पड़ते ही वो जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसके हाथों पर ऐसे निशान उभर आए जैसे किसी ने जलते हुए हाथों से उसे पकड़ रखा हो। विशाल और उसके मम्मी पापा ये सब देखकर बहुत डर गए। विशाल उसको उठाकर वापस कमरे में ले गया और बेड पर सुला दिया। फिर वो बाहर आया। उन्होंने टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपने मम्मी पापा से बात करने लगा कि ये सब क्या था और अब सुरभि को किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, इसको शायद ऊपर की हवा लगी हुई है। पर इस बात पर विशाल को भरोसा नहीं था। विशाल अपने मम्मी पापा से बात कर ही रहा था तभी अचानक से अंदर कमरे से सुरभि की जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। वो बहुत जोर से रो रही थी। जब सब लोग अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शीशे के सामने बैठकर अपने मुंह को दोनों हाथों से छुपाकर सुरभि जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही विशाल उसकी तरफ बढ़ा तो अचानक से उसने अपने मुंह से हाथ हटाया तो उन लोगों ने देखा कि उसने अपने पूरे चेहरे को अजीब से मेकअप से खराब किया हुआ है। उसके आधे चेहरे पर लिपस्टिक फैली हुई है और बाकी आधे चेहरे पर काजल फैली हुई है, कहीं आईलाइनर लगा हुआ है, कहीं सफ़ेद हुआ है। सुरभि का पूरा चेहरा खराब हुआ था। उसने अचानक से रोना बंद कर दिया और एकदम से मुड़कर इन सब की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरा हो ही ना, वो किसी और का ही चेहरा हो। तभी हंसते हंसते उसकी आवाज़ बदलने लगी और वो एक आदमी की बहुत ही भयानक आवाज़ में हंसने लगी और फिर अचानक से बेहोश हो गई। विशाल ने उसको फिर से उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसका चेहरा साफ कर दिया। वो लोग फिर वहाँ से बाहर आ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होने के बाद विशाल ने सुरभि को उठाया तो उसको बहुत तेज बुखार था। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। विशाल ने डॉक्टर को बुला लिया और उनके आने तक सुरभि के पास ही बैठा रहा। उसने सुरभि से रात की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया और सुरभि ने भी उसे कुछ नहीं कहा, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। डॉक्टर आए, उन्होंने सुरभि का चेकअप किया, बुखार की दवाइयाँ दी और चले गए। उधर दूसरी तरफ विशाल के मम्मी पापा ने सुरभि के मम्मी पापा से बात की। विशाल के मम्मी पापा ने उनसे पूछा कि क्या सुरभि को दौरे वगैरह पड़ते हैं। ये सुनकर
सुरभि के मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारी सुरभि तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद विशाल के मम्मी पापा ने उनको सारी बातें बताई कि कैसे रात सुरभि के साथ क्या क्या हुआ। ये सब सुनकर सुरभि के मम्मी पापा बहुत डर गए और उन्होंने कहा कि वो अपने एक जानकार पंडित जी को लेकर आ रहे हैं। वो पंडित जी इन सब चीज़ों में बहुत ही पारंगत हैं। सुरभि के मम्मी पापा हरियाणा के रोहतक सिटी के रहने वाले थे। वो वहाँ से अपने जानकार एक पंडित जी और उनके एक शिष्य को लेकर दिल्ली पहुँचे। शाम का समय हो रहा था। पंडित जी जब घर में पहुँचे तो दरवाजे पर ही रुक गए। उनको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक से उनको बहुत तेज बदबू आनी शुरू हुई। उन्होंने अपने गले के साफे से अपनी नाक को ढक लिया। उनको ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई लाश घर के अंदर सड़ रही हो। वो घर के अंदर गए और उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे जहां अंदर सुरभि सोई हुई थी। वो दरवाजे से अंदर जाते उससे पहले ही एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। उन्होंने देखा कि दरवाजे के दोनों तरफ से एक एक छिपकली आई और दरवाजे की चौखट पर जाकर वो दोनों मुंह उठाकर पंडित जी को देखने लगी। वहाँ खड़े सब लोगों को ये देखकर बहुत ही अजीब लगा। वो दोनों छिपकलियाँ वहाँ से गई नहीं, वो लगातार पंडित जी को ही घूरे जा रही थी। पंडित जी कमरे के अंदर गए। उन्होंने देखा कि बेड पर सुरभि सोई हुई थी। उन्होंने विशाल को उसे जगाने के लिए कहा। जब सुरभि जागी तो पंडित जी ने उससे उसका नाम पूछा तो सुरभि ने जवाब दिया कि मैं सुरभि हूँ। पंडित जी ने उससे फिर से यही सवाल दिया। इस पर सुरभि ने भी वही जवाब दिया। इस पर पंडित जी ने एक गिलास पानी मंगाया और पानी आने पर गिलास को अपने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और पानी का गिलास सुरभि की तरफ बढ़ा दिया और बोला कि लो बेटी, पानी पी लो। सुरभि जो अब तक बिल्कुल शांत थी, अचानक से उसके हाव भाव बदलने लगे। वो अचानक से गुस्सा हो गई और गहरी गहरी सांसें भरने लगी। उसने उस पानी के गिलास पर हाथ मारकर उसको दूर फेंक दिया और वो बहुत ही गुस्से में बोली, पानी कहकर जहर पिला रहा है, निकल जा यहाँ से वरना जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। सुरभि की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे किसी बहुत ही खतरनाक आदमी की आवाज़ हो, जैसे कोई बहुत ही भारी भरकम आदमी भारी आवाज़ में गुस्से में चिल्ला रहा हो। पंडित जी ने उससे पूछा कि तू कौन है और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। ये सुनकर सुरभि हंसने लगी और अब की बार आवाज़ किसी दूसरी लड़की की थी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने फिर से कहा कि यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो जिंदा नहीं जाने देंगे, और बोलकर फिर से हंसने लगी। पंडित जी ने फिर दोबारा पूछा कि तू कौन है। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कभी किसी आदमी की आवाज़ में हंसती, कभी जोर से अपनी आवाज़ में रोने लगती, तो कभी किसी दूसरी लड़की की आवाज़ में जोर से हंसने लगती। पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ ही देर में सुरभि बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। सुरभि की गिरते ही विशाल उसकी तरफ उसे उठाने के लिए बढ़ा और पंडित जी के साथ आए पंडित जी के शिष्य ने उसे रोक दिया। कुछ ही देर में सुरभि फिर से उठ गई। वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। पंडित जी ने उससे पूछा कि तू कौन है, जिस पर सुरभि ने बड़ी मर्दाना आवाज में जवाब दिया कि मेरा नाम इकबाल है, मैं एक जिन हूँ। पंडित जी ने पूछा कि इसके शरीर में क्या कर रहा है, जिस पर उसने कहा कि मुझे इस कुत्ते को इस लड़की से दूर रखने के लिए भेजा गया है। विशाल की तरफ इशारा करते हुए वो ऐसा बोला। पंडित जी ने कहा और वो दूसरी लड़की कौन है जो तेरे साथ है। इकबाल ने जवाब दिया कि उसे भी उसी इंसान ने भेजा है जिसने मुझे भेजा है और उसको इन दोनों की शादी तुड़वाने के लिए भेजा गया है। इसके बाद पंडित जी ने कुछ नहीं बोला। वो बस वहीं बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते रहे। उसके बाद पंडित जी ने इकबाल से कहा कि तुम दोनों इसके शरीर से निकल जाओ। इकबाल ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको भेजने वाला उनको छोड़ेगा नहीं।
जिस पर पंडित जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उन दोनों को उस तांत्रिक के जाल से मुक्त करा देंगे। उनके ऐसा बोलने पर पंडित जी ने अपने शिष्य को बुलाया और उनसे कहा कि तुम दोनों पहले इसके शरीर में आ जाओ, मैं सुरभि के शरीर को साफ करके इस घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दूंगा। पंडित जी ने ऐसा बोलकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और उनका शिष्य अचानक से बेहोश हो गया। इकबाल और वो दूसरी आत्मा उनके शिष्य के अंदर घुस गए। पहले पंडित जी ने सुरभि के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया और उसके बाद पूरे घर के हर सदस्य के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया। उन्होंने बहुत देर तक पूजा की। उसके बाद घर के हर सदस्य को एक काला धागा दिया जो सबके पैर में बांध दिया गया और घर के चारों तरफ भी उस धागे को कील से गाड़ कर बांध दिया गया। ये सब होने के बाद जब घर, सुरभि और उनका पूरा परिवार सुरक्षित हो गया उस तांत्रिक के चंगुल से, उसके बाद पंडित जी ने अपने शरीर के अंदर मौजूद उस जिन और उस आत्मा को भी उस तांत्रिक से मुक्त कराया। उन्होंने जिन को आजाद कर दिया और उस आत्मा की मुक्ति करवा दी। पंडित जी ने विशाल और सुरभि और उन बाकी सब घर वालों को बताया कि सुरभि के ऊपर एक तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था जो इसे पाना चाहता था, पर अब फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने घर को सुरक्षित कर दिया है और अब ऐसा नहीं होगा। इस बात को 1 साल बीत चुका है, पर आज तक भी सुरभि और विशाल और ना ही उनके घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता है कि वो तांत्रिक कौन था जिसने सुरभि पर ऐसा जादू किया था। उस दिन के बाद से कई बार सुरभि को दौरे पड़े हैं, पर अब वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। अपनी कहानी हम तक भेजने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। मैं हर कहानी को सच्ची मानकर ही यहाँ पर सुनाता हूँ। आप पूरा भरोसा कर अपनी कहानी हम तक पहुँचा सकते हैं। आपकी प्राइवेसी की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। जय श्री राम।